Friends, welcome you all in my class named English by R. N. शुक्ला। आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे जिनके लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सेंटेंस है आई हैव ए हाउस टू लिव इन, ही हैज ए चेयर टू सिट ऑन, यू हैव एन आर्म चेयर टू सिट इन। आप इन सेंटेंस को देखते हैं, इसका यूज भी करते हैं, लेकिन इसके अंदर ग्रामर क्या है इसके बारे में अगर हम जाने तो हमारा इंग्लिश सीखने के प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। और नहीं जान करके केवल हम ये लिखना जानते हैं कि ऐसे सेंटेंस में लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज होता है, लेकिन क्यों होता है ये हम आपको आज बताएंगे। इन सेंटेंस के अंदर का ग्रामर क्या है उसके संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। यू हैव ए हाउस टू लिव इन, इस सेंटेंस में आपको देखना है कि नाउन हाउस के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। तो रूल ये कहता है कि किसी सेंटेंस में अगर नाउन के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया हो तो उस नाउन के अनुसार एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग जब तक हम नहीं करेंगे, और वो भी कहां, सेंटेंस के लास्ट में, तब तक उस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं आई हैव ए हाउस टू लिव, मीनिंग क्लियर नहीं है। अगर कोई इंग्लिश जानने वाला ऐसे सेंटेंस को सुनेगा तो वो उसके लिए बहुत ही एस्टोनिशमेंट होगा। तो रूल ये है कि किसी सेंटेंस में जब नाउन हो और उसके बाद इन्फिनिटिव 2 + V1, जैसे टू लीव, टू सिट, अगर नाउन के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया हो तो उस नाउन के अनुसार एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना मैंडेटरी है। इट इज नेसेसरी टू यूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे आप देखिए, ही हैज ए चेयर टू सिट ऑन, चेयर के लिए हमने प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया, लेकिन वही अगर आर्म चेयर है, ही हैज एन आर्म चेयर टू सिट इन। टू सिट इन्फिनिटिव है, आर्म चेयर नाउन है, नाउन के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया तो नाउन के अनुसार हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए, एक्चुअल में इस सेंटेंस के लिए ओरिजिनल सेंटेंस क्या है। आई हैव ए हाउस टू लिव इन। सपोज कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं जानता है, वो क्या यूज करेगा? आप साधारण तरह से सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आई हैव ए हाउस इन विच आई लिव। आपने इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया तो प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सेंटेंस है कि आई हैव ए हाउस, I have a house in which I live, in which I live। अब इसी को अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें आप इन्फिनिटिव प्रयोग करके इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करें, अगर इन्फिनिटिव के द्वारा इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा जाता है तो हम क्या बनाएंगे? I have a house to live in. Meaning should not change. In transformation, meaning of sentence should not alter. He has a chair to sit on. इसका ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? He has a chair. He has a chair on which he sits. On which he sits। लेकिन हमने जब इन्फिनिटिव का प्रयोग किया तो हमने बनाया ही हैज ए चेयर टू सिट ऑन। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखिए, यू हैव अ पेन टू राइट। तो पेन के लिए टू राइट हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? विथ। जब
इस नाउन का प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट के जैसा यूज किया जा रहा है, किसी मीन्स के जैसा, जिसका किसी काम में यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग भी करते हैं। और पेन का प्रयोग किस लिए करते हैं? लिखने के लिए। तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या हो गया? विथ। यू हैव ए पेन टू राइट विथ, ही हैज ए स्टिक टू बीट विथ। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिनके लास्ट में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उनके अंदर का ग्रामर हमने डिस्कस किया। आपको हमने ये समझाया कि ओरिजिनल सेंटेंस क्या है सॉरी, और इन्फिनिटिव का यूज करके प्रीपोजिशन को अंत में लिखने का पर्पस क्या है, रोल क्या है। अब इन्फिनिटिव से ही संबंधित एक और सेंटेंस पर हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी हम इन्फिनिटिव और जेरेंड का गलत प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव की जगह जेरेंड का प्रयोग कर देते हैं और जेरेंड की जगह इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देते हैं। इन्फिनिटिव के और जेरेंड में मुख्यतः अंतर क्या है, यह हमें देखना है। इन्फिनिटिव का प्रयोग हम किसी पर्पस के लिए करते हैं और जेरेंड का प्रयोग रीजन व्यक्त करने के लिए, रीजन एक्सप्रेस करने के लिए, कारण बताने के लिए जेरेंड का प्रयोग करते हैं और पर्पस बताने के लिए, वर्ब का पर्पस बताने के लिए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, एक सेंटेंस है, ही गोज टू मार्केट, he goes to market to purchase a book, to purchase a book। इन्फिनिटिव टू परचेज है, ये पर्पस बताता है। ही गोज टू मार्केट, किस चीज के लिए? पर्पस क्या है? किताब खरीदना। किताब खरीदने के लिए बाजार जाता है। अगर हम यहां ये लिखते हैं He goes to market for purchasing a book, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम यहां पर टू परचेज की जगह पर फॉर परचेजिंग लिखते हैं, फॉर परचेजिंग, तो ये गलत हो जाएगा। जेरेंड का प्रयोग हमें नहीं करना है। जब इन्फिनिटिव किसी पर्पस के बारे में बताता है, तो यानी जब वर्ब पर्पस के बारे में बताता है, तो वहां हमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। ही गोज टू मार्केट टू परचेज अ बुक। अगर यही नाउन हो, नाउन का अगर पर्पस बताना है, तो हम जेरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम जेरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैसे? ही हैज ए बुक, ही हैज अ बुक। अब यहां बुक का पर्पस अगर हमको बताना है, बुक का पर्पस बताना है, हमने मार्केट जाने का पर्पस बताया था, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग किया था, यानी वर्ब का पर्पस। लेकिन ही हैज ए बुक, अब यहां पर्पस बताना है, तो हम जेरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। ही हैज ए बुक फॉर टीचिंग इंग्लिश, ही हैज ए बुक फॉर टीचिंग इंग्लिश। नाउन का पर्पस बताने के लिए हम जेरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, जेरेंड का प्रयोग कहां होता है? जेरेंड का प्रयोग होता है रीजन बताने में। जैसे he was rewarded for scoring good marks. He was rewarded for scoring good marks. यहां रीजन बताया गया है। Why was he rewarded? Because he scored good marks. तो यहां हम इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नहीं लिख सकते कि he was rewarded to score good marks। अगर ये लिख देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मीनिंग बिल्कुल गलत हो जाता है।
अगर कोई इंग्लिश जानने वाला ही सेंटेंस को समझेगा तो आपको ये समझेगा कि आपको इंग्लिश की सही जानकारी नहीं है। अगर टू स्कोर हम यहां लिखते हैं तो मीनिंग बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। टू स्कोर अगर हम यहां लिखते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग अगर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, जेरेंट का प्रयोग हम रीजन बताने में करते हैं। ही was punished for committing theft। चोरी करने के कारण उसे दंड मिला, उसे दंडित किया गया। तो यहां पर हम रीजन है इसलिए यहां जेरेंट का प्रयोग किया गया है। यहां अगर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस सही मीनिंग नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, with this I would like to close this video. Tomorrow we'll see you. We will meet each other in next class. Thank you very much.